नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 19 जून 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में हम लोग ऑपरेशन सिंधु के बारे में देखेंगे और उसके साथ में भारत सरकार का जो जीडीपी कैलकुलेट करने का बेस ईयर है उसमें परिवर्तन के लिए एक बहुत ही डिटेल सा आर्टिकल आया हुआ है कि क्या बेस ईयर जो है भारत सरकार का उसको चेंज कर देना चाहिए। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके साथ में भारत और क्रोएशिया का जो संबंध है, प्रधानमंत्री जी ने क्रोएशिया की यात्रा की है, उसको भी हम लोग देखेंगे और यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की गई है, उसको भी हम लोग देखेंगे। प्रीलिम और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे सारे के सारे। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ तो यही है कि इजराइल और ईरान का जो युद्ध है, जिसमें इजराइल ने ईरान के ऊपर में अटैक किया था, वो युद्ध अब 7वें दिन में पहुंच गया है। 1 वीक से ज़्यादा हो गए हैं और अभी भी दोनों देश एक दूसरे के ऊपर में खूब बड़ी मात्रा में मिसाइलें दाग रहे हैं। ईरान जो है वो अकेला ही लड़ रहा है, इजराइल के साथ में अमेरिका है। अमेरिका अभी तक डायरेक्टली वॉर में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि आजकल में ये न्यूज़ भी आ जाएगा कि वो वॉर में शामिल हो गया है। उसका जो नेवी के जहाज़ हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं इस रीजन में, जो मैंने आपको कल ही बता दिया था। ठीक है, रूस जो है उसने ईरान का समर्थन किया है, लेकिन वो हथियारों से समर्थन नहीं कर रहा है और एक तरीके से बस बात करने तक समर्थन कर रहा है, वास्तविक तौर पर वो समर्थन कर ही नहीं रहा है। चीन है, चीन ने भी बस बात करने के हद तक ही, बोलने के हद तक, स्टेटमेंट के हद तक ही समर्थन किया है। उससे ज़्यादा समर्थन चीन ने भी नहीं किया है। यानी कि ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन होना लगभग में तय मान करके चलिए। युद्ध थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा क्योंकि ईरान है, इतनी बड़ी शक्ति है, अचानक से घुटने नहीं टेकेगा, लेकिन रिजीम चेंज तो होकर ही रहेगा, ये चीज़ तय है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे ज़रा कि क्या क्या इसमें बढ़त हुआ है, क्या है कारण। मोदी रिमाइंड्स ट्रंप नो ट्रेड टॉक और यूएस रोल इन सिंदूर। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी की बातचीत हुई फ़ोन पर ट्रंप से। दरअसल में G7 के दौरान उनका मीटअप होने वाला था, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि ट्रंप महोदय को बीच में ही G7 समिट को छोड़ करके वापस जाना पड़ गया। तो फ़ोन पर बातचीत हुई जिसमें प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल नहीं है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं, बोल रहे नहीं, ऐसे कैसे नहीं, हमारा रोल है। फिर वो मीडिया में आके यही बोल रहे हैं कि मैंने ही वॉर रुकवाया। तो वॉर कैसे रुकवाया उन्होंने? भारत ने तो अपनी तरफ से इनकार कर दिया है, लेकिन ट्रंप बोल रहे हैं कि मैंने रुकवाया। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को शायद बोला होगा या पता नहीं क्या, किसी को ये आइडिया है ही नहीं कि वो क्यों बोल रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि ही उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिले, इसीलिए वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री और उसके सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए, न कि इस बिजनेसमैन पर। हमारे देश का यही है स्टैंड कि उन्होंने वॉर नहीं रुकवाया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कल प्रधानमंत्री जी ने G7 समिट में बहुत ही शानदार से एक स्टेटमेंट दिया, जिसको हम लोग देखेंगे G7 का क्या आज के समय में प्रासंगिकता है, क्या रेलेवेंट है कि नहीं है, उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं बेस ईयर से। देखिए क्या है वो न्यूज़। उससे पहले टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दूं, अभी 2 टेस्ट हो चुका है। अगला टेस्ट जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट है जो 21 जून को है। ज़रूर ही जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक रहता है। इसके साथ में 72 BPSC के लिए आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगा इस मंथ के अंत तक। उसके बारे में कल से मैं आपको जानकारी देना शुरू कर दूंगा। 72 BPSC के लिए वो 8 से 9 महीने का प्रोग्राम होता है। पिछली बार भी जो 71 के लिए जुड़े थे उनको आंसर राइटिंग में बहुत सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए। तो 72 BPSC का हम लोग शुरू करेंगे। इस बार कोशिश करूंगा कि इसके साथ में बेसिक लेक्चर्स भी उनको मिले जो लोग जुड़ेंगे। इसके बारे में कल से आपको जानकारी मिलने शुरू हो जाएगी। फिलहाल आप टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं अगर आपको जुड़ना हो तो। शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। देखिए पहला टॉपिक क्या है कि रिवाइजिंग द GDP बेस ईयर। इसको लेकर के डिटेल आर्टिकल आया हुआ है कि अब वो समय आ गया है कि आपको बेस ईयर को रिवाइज करना चाहिए, बदलना चाहिए। दरअसल पहले हमारा बेस ईयर था 2004-05, जिसको बदल करके 11-12 कर दिया गया था। आप देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है कि किस बेस ईयर में किस सेक्टर का कितना % हिस्सेदारी था, ये यहाँ पर लिखा गया है। बेस ईयर क्या होता है अगर मैं आपको सबसे आसान भाषा में समझाऊं, जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं बोलूं कि आप मोटे हैं
किसके तुलना में मोटे हैं? किसके तुलना में? जब आप 7 वर्ष के थे उसके तुलना में आज मोटे हैं क्या 2025 ईस्वी में? तब तो आपका मोटापा बहुत ही ज़्यादा दिखेगा। 7 वर्ष की उम्र में मान लीजिए आपका वज़न 40 किलो था, आज आपका वज़न 60 किलो है, तो क्या बोला जाएगा कि कितना ज़्यादा परसेंटेज इसका मोटापा आ गया है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि पिछले वर्ष की तुलना में जब आप मान लीजिए अभी 26 वर्ष के हैं तो 25 वर्ष के जब आप थे उसके तुलना में आप कितने मोटे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन करने के लिए हमें एक आधार चाहिए होता है कि किससे कंपेयर कर रहे हैं। आप तेज़ दौड़ते हैं, किसके कंपेयर में तेज़ दौड़ते हैं? हुसैन बोल्ट की तुलना में क्या हुसैन बोल्ट जो है वो जो दौड़ता है क्या वो चीते से भी तेज़ दौड़ता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आदमी की जो हाईएस्ट स्पीड अभी तक पहुंची वो 40 किलोमीटर पर आवर है, जबकि चीता जो है वो 120 तक जा सकता है। सबसे फास्टेस्ट दौड़ता है वो पृथ्वी पर। तो ज़रा इमेजिन कीजिए हमें क्या करना पड़ रहा है कंपेयर करने के लिए। एक आधार तय करना पड़ रहा है कि अगर तेज है तो किसकी तुलना में, ज़्यादा है तो किसकी तुलना में, मोटा है तो किसकी तुलना में। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि बेस ईयर वो ईयर होता है जिससे हमें कंपेयर करके ये देखना पड़ता है कि जीडीपी में ग्रोथ हुआ है तो कितना हुआ है। हम बोलेंगे कि जीडीपी में ग्रोथ हो गया है, कितना हुआ है? तो 40% का ग्रोथ हो गया है। किस ईयर की तुलना में? हमें ये बताना पड़ेगा कि 2011-12 का जो बेस ईयर है उसकी तुलना में 7.8% की दर से हम लोग बढ़ रहे हैं। यानी कि कंपेयर करने के लिए हमेशा ही हमें एक बेस ईयर की आवश्यकता पड़ती है। बेस ईयर की कि किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम किस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है जीडीपी का बेस ईयर कहा जाता है। जीडीपी का बेस ईयर कहा जाता है। आधार वर्ष वह बिंदु है जिसके आधार पर जीडीपी की गणना की जाती है। वर्तमान में आधार वर्ष 2011 और 12 है। अब इसे 2022-23 में संशोधित करने की योजना बनाई जा रही है। उससे पहले 2004 और 5 को बेस ईयर बनाया गया था। एक फाइनेंशियल ईयर को बेस ईयर बनाया गया था कि उस साल हमारी जीडीपी इतनी थी, अब बढ़ रही है तो उस ईयर के कंपेयर में कितना तेज़ी गति से हम लोग बढ़ रहे हैं। बेस ईयर जो होता है हमेशा ऐसे फाइनेंशियल ईयर को रखा जाता है जो फाइनेंशियल ईयर स्टेबल हो, उसमें कोई उठापटक ना ज़्यादा हुआ हो, कोई बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस ना हुआ हो दुनिया में, और वो एक स्टेबल ईयर के रूप में, एक स्थिर ईयर के रूप में फाइनेंशियल दृष्टिकोण से रहा हो। 2022-23 वही वो ईयर है जिससे हम कंपेयर करना चाहते हैं अब आने वाले समय में। जस्ट इमेजिन कि भारत सरकार जो है वो बेस ईयर को 2020 और 2021 कर दे। जो कोरोना का दौर था इसे -20% पर चला गया था हमारा क्या, तो जीडीपी का ग्रोथ रेट। ज़रा इमेजिन कीजिए, तो आज अगर 5% भी जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे भारत की सरकार बोल देगी 25% से जीडीपी हमारी बढ़ रही है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं -20 से। तो ये बेस ईयर के रूप में उपयुक्त नहीं होगा। हमारे पास जीडीपी के लिए सही गणना के आंकड़े नहीं आ पाएंगे। इसलिए बेस ईयर हमेशा ऐसे ईयर को रखा जाता है जो आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा ही स्थिर और स्टेबल रहा हो, उसमें कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आया हो। ये पहले बात सीख लीजिएगा। दूसरा चीज़ ये है कि बेस ईयर क्यों हमें बदलना पड़ता है, क्यों बदलने की आवश्यकता पड़ती है, क्यों नहीं भारत सरकार 4-5 को ही रहने दे रही है। 2025-26 में भी क्या जा रहा है भारत सरकार का, आप मुझे बताइए कि 2004-5 में हमारी इकॉनमी में फ़ोन कितना ज़्यादा होता था। फ़ोन का प्रोडक्शन, बेचना, खरीदना कितना बड़ा हिस्सा होगा? बहुत ही न्यूनतम होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत ही न्यूनतम होंगे। 2025-26 में क्या होगा उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। इससे पहले जो 2011-12 है वहाँ भी तो जो आज के कंपेयर में इकॉनमी में जो चीज़ें हैं, क्या वही चीज़ें उस समय भी इकॉनमी में थी? क्या उनमें बढ़त और घटत नहीं हुआ है? कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो इरेलेवेंट हो गई होंगी, कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो नई सामने हो गई मार्केट में, और मार्केट में उनका खरीद बिक्री ज़्यादा हो रहा होगा। तो यानी कि बेस ईयर हमेशा इसीलिए चेंज किया जाता है क्योंकि जीडीपी के कैलकुलेशन का जो आधार है वो हमेशा अप टू डेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जीडीपी को बहुत पीछे के बेस ईयर से कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी हमारे सामने ख़राब डेटा आएगा, और डिस्टॉर्टेड डेटा उसको बोला जाता है कि सही आंकड़े नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए हमेशा ही बेस ईयर को हमें चेंज करना पड़ता है समय समय पर। इससे पहले कब चेंज किया गया था वो भी देख लेंगे हम लोग। पिछला संशोधन 11-12 में किया गया था। 2004-5 के आधार को बदल करके लाया गया था। नई श्रृंखला 22-23 को आधार के रूप में अपनाने की योजना है। यह 2025 में ही लागू हो सकता है।
उत्पादन और उपयोग विधि। जीडीपी गणना की दो तरीकों से की जाती है। उत्पादन विधि जो विभिन्न क्षेत्र के उत्पादों को जोड़ती है, और उपयोग विधि जो उपभोक्ता के खर्च और व्यय को देखती है। इन्हीं के आधार पर जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है। वेटेज में बदलाव हुआ है। दरअसल में विभिन्न क्षेत्रों के वेटेज बदलाव आया है। पुरानी श्रृंखला 2004-05 और नई श्रृंखला 2011-12 में अंतर यहाँ पर दिया हुआ है। कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन का 4-5 में 19.4% योगदान था, तो 11-12 में 18.4% योगदान है। आज हो सकता है 2022-23 में अगर हम इसको गणना करें तो हो सकता है कि 15.4% या 16 कुछ परसेंट पर आए। यानी कि कुछ ऐसा सेक्टर जो कम हो गया है वेटेज उसका, और कुछ ऐसे सेक्टर जिनका वेटेज बढ़ेगा, क्योंकि समय के साथ अर्थव्यवस्था में उपभोग का पैटर्न चेंज हो जाता है। कल को जो चीज़ें ज़्यादा उपभोग हो रही थी आज वो कम हो सकती हैं। कल को हो सकता है कोई और सामान उसकी जगह पर ज़्यादा उपभोग हो। और हम अगर उपभोग का गणना करते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर का गणना करते हैं, या फिर हम प्रोडक्शन का गणना करते हैं, तो दोनों ही दृष्टिकोण से अगर गणना हम करेंगे तो दोनों में ही हमें परिवर्तन दिखेगा। कल को किसी और चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता होगा, आज किसी और का हो रहा है। कल का उपभोग कुछ और रहा होगा, आज का उपभोग कुछ और रहा होगा। इसलिए हमें बेस ईयर को समय समय पर रिवाइज करना पड़ता है। आपके दिमाग में छप जानी चाहिए चीज़, कुछ भी याद करने का नहीं है। दिमाग खोल के समझेंगे तो कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। खनन और खुदाई में भी परिवर्तन, इसी प्रकार से सभी क्षेत्रों में आपको आंकड़ों में परिवर्तन दिखेगा। क्या ये आंकड़े याद करने हैं? बिल्कुल भी नहीं, हमारे काम का नहीं है। 2-4 बस हमें आंसर राइटिंग के लिए पता होने चाहिए। नाम मात्र जीडीपी में बदलाव। नाम मात्र जीडीपी रुपए में 2004-05 में 11-12 की श्रृंखला के बीच मामूली अंतर दिखता है। 11-12 में 1.2% की वृद्धि हुई, जबकि 4-5 में -0.1% की कमी आई। आधार वर्ष बदलने का उद्देश्य, आधार वर्ष बदलने से पुराने और अप्रासंगिक डेटा हटाए जाते हैं, जो अभी मैंने आपको समझाया कि हो सकता है उस समय कोई और टीवी का प्रचलन रहा हो, कोई और चीज़ मार्केट में ज़्यादा खरीदी बेची जाती हो, रेडियो शामिल होगा, टीवी शामिल होगा। आज कोई खरीदता नहीं है, कम लोग परचेज करते हैं, या परचेज करते तो कुछ और प्रकार के सामान परचेज करते हैं। तो यानी कि लोगों का उपभोग और कंपनियों का प्रोडक्शन दोनों में बदलाव आया है। इसीलिए हम इरेलेवेंट अप्रासंगिक डेटा को एलिमिनेट कर पाएंगे, हटा पाएंगे इससे आसानी से। जीडीपी संशोधन की प्रक्रिया, सांख्यिकी मंत्रालय ने बताया 2022-23 का डेटा आधार के रूप में लिया जाएगा। यह प्रक्रिया हर 10 सालों में जाती है, ताकि डेटा ताज़ा और सटीक रहे। उपभोक्ता खर्च का प्रभाव, उपभोक्ताओं के खर्च के आधार पर जीडीपी गणना में भी बदलाव होगा। 23-24 तक लागू हो सकता है। जीडीपी संशोधन का इतिहास है। भारत में जीडीपी का पहला आधुनिक अनुमान 1948-49 में लगाया गया था। राष्ट्रीय आय समिति द्वारा किया गया था। 1954 में पहला संशोधन हुआ। तब से हर दशक में ये बदलाव आया ही है, ये चीज़ ध्यान में रहेगा। और गुलाम भारत में जो कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उसमें दादा भाई नौरोजी जी का भी नाम आता है। उन्होंने पहली बार राष्ट्र का आय और लोगों की इनकम निकालने का असफल प्रयास किया था, लेकिन प्रयास तो उन्होंने किया था। सोचिए आज से 100-150 साल पहले, जब कोई कुछ भी तकनीक हमारे पास नहीं थे, सारा कुछ आपको मैनुअली करना पड़ता था, तब उन्होंने गणना किया था। नई श्रृंखला की शुरुआत 2015 में 2011-12 आधार वर्ष पर नई श्रृंखला शुरू की गई। अब 22-23 में इसको बदला जा सकता है। 2015 में हमने 11-12 को आधार वर्ष बनाया, अब हम चेंज करके इसको 22-23 करने जा रहे हैं। आधार वर्ष को बदलना आवश्यक क्यों होता है? अगला सवाल है, जिसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। आर्थिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करना, कि जो इकोनॉमिक रूप से परिवर्तन आए हैं, चेंजेज आए हैं, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए जीडीपी के आंकड़ों में, जीडीपी के बेस ईयर में। इसलिए इसको बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अर्थव्यवस्था में किसी भी इकोनॉमी पे टाइम टू टाइम नई चीज़ें शामिल होती हैं, पुराने चीज़ें हटती हैं। इसीलिए बेस ईयर को अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो सही आंकड़ा हमारे पास नहीं आ पाएगा। अगला जो पॉइंट है कि डेटा की सटीकता और प्रासंगिकता, रेलेवेंट होना चाहिए डेटा और सटीक होना चाहिए, इसके लिए भी आधार वर्ष को चेंज किया जाता है। मुद्रास्फीति और मूल्य परिवर्तन, जो इन्फ्लेशन है वो आज कुछ और है, 2004-05 में कुछ और रहा होगा, 2011-12 में कुछ और रहा होगा। इसलिए इसको चेंज करके हम ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन के हिसाब से वास्तविक रूप से हमें जीडीपी की गणना सही से मिल पाए।
अंतर्राष्ट्रीय तुलना और वैश्विक स्तर पर अन्य देशों अपने जीडीपी के डेटा को नियमित रूप से अपडेट करते हैं, तो भारत को भी करना पड़ेगा, ताकि हम इंटरनेशनल जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, देश हैं, उनके साथ में हम तारतम्यता बिठा करके अपनी अर्थव्यवस्था को हम सही प्रकार से रिव्यू कर पाएँ कि वास्तविक रूप से हमारा कितना ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है पुराने डेटा को हटाना। पुराना आधार वर्ष अप्रासंगिक और अप्रचलित डेटा पर आधारित हो सकता है, जैसे बंद हो चुके उद्योग या पुरानी तकनीकें जो आज के समय में रिलेवेंट नहीं है, तो इसीलिए हमें इसमें चेंज करना पड़ता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जो बड़ा ही इरेलीवेंट सा टॉपिक है, बस पढ़ा देता हूँ, तो कि न्यूज़पेपर में आया तो पढ़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलियम में सवाल आएगा। बाकी ये जो QS रैंकिंग है ना, इस रैंकिंग का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है दुनिया में। बहुत सारे अगरम बगरम यूनिवर्सिटी भी पैसा देकर अपना रैंकिंग उच्च करवा लेती हैं। ठीक है, 2026 में IIT दिल्ली का शानदार प्रदर्शन रहा है। IIT दिल्ली ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 27 रैंक की छलांग लगाई है। 150 से 123वें स्थान पहुंचकर भारत की सबसे ऊंची रैंक वाली संस्था IIT दिल्ली बन गई है। कभी जाना हो जाइएगा, मैं गया था 2016-17 के दौरान, तो शानदार जगह है, शानदार कार्यक्रम वगैरह भी होते हैं, लेक्चर वगैरह भी शानदार होते हैं। जब IIT दिल्ली ने यह उपलब्धि हासिल की पिछले 2 सालों में 197 127 तक, ये 70 से अधिक रैंक ऊपर चढ़ा है। मतलब कि पिछले कुछ वर्षों में IIT दिल्ली ने बहुत बड़े स्तर पर सुधार किया है और अपने यहाँ पर उसको सुधार के कारण से उसको अच्छी रैंकिंग भी मिली है। IIT बॉम्बे का पतन नहीं हुआ है, पतन बोलना गलत होगा। जो सबसे बेस्ट था उसमें मामूली अंतर भी आपको दिखता है कि बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है। IIT बॉम्बे पिछले 6 संस्करण में शीर्ष पर रहा है, इस बार 11 रैंक नीचे 118 से 129 पर आ गया, फिर भी यह वैश्विक टॉप 130 बना हुआ है। रोजगार प्रतिष्ठा में ये 39th पोजीशन पर है बना हुआ अभी भी। कई भारतीय संस्थान टॉप 100 में नहीं है, किसी भी भारतीय संस्थान अभी तक वैश्विक टॉप 100 में जगह नहीं बनाई है। IIT बॉम्बे का पिछले साल 118वां देश के सबसे मतलब कि टॉप 100 के सबसे नज़दीक में IIT बॉम्बे ही पहुंचा अभी तक, जो 118वें रैंक तक पहुंचा है IIT बॉम्बे। बाकी तो संस्थान जो हैं वो नीचे ही रहते हैं। जस्ट इमेजिन, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारे पास दुनिया का टॉप 100 में से एक भी संस्था ऐसी नहीं है। वेदांता ग्रुप जो है उसने ऐलान किया कि बिहार में हम बहुत ही बड़ा एक इंस्टीट्यूशनल हब बनाने वाले हैं एजुकेशन के लिए। तो हो सकता है कि वो कुछ गेम चेंजर हो, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ना 1 साल 2 सालों में अच्छी नहीं बन जाती है। बहुत मेहनत होता है। 100 साल 2-2 साल पुरानी यूनिवर्सिटियाँ हैं दुनिया में, 1000 वर्ष पुरानी भी यूनिवर्सिटीज़ थे भारत में, लेकिन है ही नहीं और हम बना भी नहीं पाए। एजुकेशन हमारे लिए सबसे अंत में आता है। एक छोटा सा चीज़ और मैं आपको सिखा देता हूँ। ऐसे राज्य जहाँ पर सरकार एजुकेशन देने में फेल रहती है, वहीं पर कोचिंगों का बोलबाला होता है। कहाँ के कोचिंग मास्टर सबसे ज़्यादा हीरो बनते हैं? बिहार, यूपी, राजस्थान। हिंदी बेल्ट के कोचिंग मास्टर आपको दिखेंगे यूट्यूब पर छाए हुए, बिल्कुल भगवान जैसे आपको दिखते हैं। दरअसल में सरकार के फेल्योर के सबसे बड़े नमूने हम ही कोचिंग वाले होते हैं, क्योंकि हमारा काम वही चलता है जहाँ पर सरकार कुछ नहीं कर पाती है। ठीक है, कभी आपने सुना है कि दक्षिण भारत का कोई शानदार कोचिंग शिक्षक सामने आया हो? सुना है क्या कभी? लेकिन उत्तर भारत के सारे हिंदी बेल्ट के कोचिंग शिक्षक खुद को भगवान समझने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारें यहाँ पर फेल हैं। एक एक करके सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजों को ख़त्म कर दिया गया। जो प्रयागराज, इलाहाबाद, ईस्ट का कैम्ब्रिज कहलाता था, उसको ख़त्म कर दिया हमने। अब तो बमबारी वहाँ पर होती, बम मारते रहते एक दूसरे को। आज भी कुछ प्रतिष्ठा बची है, तो उसको अच्छा करने की जगह हम बर्बाद ही कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी, जिसमें कभी एक से बढ़कर एक लोग पढ़ा करते थे, जिसमें एडमिशन होना ही बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मानी जाती थी, अब वो धूमिल हो चुकी है, फैकल्टी तक नहीं है। तो कोचिंग का बोलबाला कैसे नहीं होगा, बताइए मुझे। ठीक है, प्रदर्शन का आधार IIT दिल्ली ने रोजगार प्रतिष्ठा 50वां, उद्धरण 86वां, स्थिरता 172वां और शैक्षणिक प्रतिष्ठा में 142 उल्लेखनीय सुधार किया है। स्थिरता में 252 स्थानों की भारी छलांग ने इसके प्रदर्शन को बढ़ाया है, जो वास्तविक सुधार और बेहतर डेटा रिपोर्टिंग का परिणाम माना जाता है। IIT बॉम्बे ने रोजगार प्रतिष्ठा में 39th पोजीशन, रोजगार परिणामों 72.6 अंक से बेहतर स्कोर किया है, लेकिन अन्य मैट्रिक्स में ये पीछे रहा है। IIT मद्रास जो है 180वें स्थान पर है, जो पहली बार टॉप 200 में शामिल हुआ है। पिछले साल ये 227 पोजीशन पर था। IIT खड़गपुर 215, IIT कानपुर 222,
IIT गुवाहाटी 334 और रुड़की जो है 339वें पोजीशन पर बनी हुई है। जो IISc बेंगलोर है, जो बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है, वो भी 219वें पोजीशन पर बनी हुई है, जो पिछले साल 211 थी। दिल्ली विश्वविद्यालय 328, अन्ना विश्वविद्यालय 465, ये मद्रास में है, चेन्नई में, लेकिन अन्ना विश्वविद्यालय में 383 से भारी अंकों की गिरावट आई है, 383 से 465 चला गया। एक भी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं दिख रहा है, पटना यूनिवर्सिटी नहीं दिख रहा है, BHU भी नहीं दिख रहा है। कहाँ गए ये सारी यूनिवर्सिटियाँ? सारे नेता तो हम ही यहाँ से बनते हैं। यूनिवर्सिटी एक न हमारे टॉप पर है। IIT ने हमारी इज्जत बचा रखी है दुनिया में, मैं आपको अगर हकीकत बताऊँ तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल 54 भारतीय संस्थान सूची में शामिल हुए हैं, जो पिछले साल 46 से वृद्धि है और पिछले दशक में 11 से 390% की वृद्धि दर्शाती है। ठीक है, सुधार हो रहा है। अब भारत चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के 192, ब्रिटेन के 90 और चीन 72 से आगे है। मतलब कि भारत से ज़्यादा इनके संस्थान जो हैं वो टॉप में रैंकिंग में आते हैं। अमेरिका ऐसे ही नहीं बना है, छोटा सा अमेरिका है, वो 192 वहाँ के संस्थान इसमें शामिल हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से, रैंकिंग पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये सबसे शानदार बयान था हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जो दुनिया ने रंग दिखाया, एक झटके में उन्होंने सबको लतार लगाई है। नेशंस ओपनली सपोर्टिंग टेररिज्म कंटिन्यू टू बी रिवॉर्डेड। उन्होंने बोला कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े देश, G7 के भी देश जो ओपनली टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले देश हैं, उनको रिवॉर्ड देते हैं। जैसे पाकिस्तान जो ओपनली टेररिज्म को सपोर्ट करता है, आपने उसको रिवॉर्ड दिया कि आपने उसको IMF से युद्ध के बीच में 7 मई को लोन दिलवा दिया। तो ये बहुत ही शानदार बयान था इनका, अद्भुत इन्होंने यहाँ पर लतार लगाई है उसको। अब ज़रा हम लोग देखेंगे कि G7 का क्या है मतलब। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बोला है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये दोहरा मापदंड दिखाता है। मोदी ने कहा आतंकवाद को लेकर दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। PM ने मानव केंद्रित AI दृष्टिकोण और महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग की वकालत की। उन्होंने बोला कि AI जो हम डेवलप कर रहे हैं, ये ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, मानव केंद्रित होना चाहिए। और महत्वपूर्ण खनिज जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं या जो इम्पोर्टेंट्स के मिनरल्स होते हैं, उस पर उन्होंने बोला कि सहयोग स्थापित करना पड़ेगा हमें। अगर हम सहयोग नहीं स्थापित करेंगे, जो चीन है उसने रेयर अर्थ मेटल का अमेरिका को सप्लाई रोक दिया था, तो वो इसी कारण से उन्होंने ये बयान दिया है ताकि हम भी जागें और आपस में हम साझा करें, एक दूसरे के क्रिटिकल मिनरल्स को, इंपॉर्टेंस वाले मिनरल्स को आपस में साझा करें, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर किसी एक देश का डोमिनेंस स्थापित न हो पाए। मोदी ने कहा कि ऊर्जा संधि में वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बोला कि एनर्जी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो ग्लोबल साउथ को हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल साउथ के ऐसे देश हैं जो अभी विकासशील हैं और वो डेवलप कर ही रहे हैं, डेवलपिंग नेशन हैं। उनको अभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तकनीकों की, ऊर्जा के स्रोतों की, इसलिए हमें उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। G7 से क्या निकला? यही 2-3 बयान निकले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं निकला है। G7 आज के समय में प्रासंगिकता है, इसको जरा समझते हैं क्या क्या प्रासंगिक है। आर्थिक प्रभाव वैश्विक नेतृत्व G7, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका शामिल हैं। वैश्विक और आर्थिक स्थिरता और नीति निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग में 44% और विश्व की आधी से अधिक संपत्ति पर नियंत्रण रखता है। हाल के सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी बातचीत की गई है। तो यानी कि ये तो है कि ये संगठन कोई ऐसे ही नहीं है, इसके पास में कुछ तो पावर है ही, लेकिन देखेंगे ही क्या पावर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर जो बोला वो मैंने आपको पहले ही बताया। भू राजनीतिक एकजुटता, G7 आतंकवाद, यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में तनाव जैसे मुद्दों पर एक मंच के रूप में काम करता है। PM मोदी ने कनाडा में आयोजित सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाया और पड़ोसी देश पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। और ये भी बोला कि वैश्विक जो बड़े बड़े मंच हैं, जैसे G7 के मंच से कई सारे देश ऐसे हैं जो खुलेआम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले देशों को स्पॉन्सर करते हैं, एड देते हैं, पैसा मुहैया करवाते हैं, वैश्विक संस्थाओं में उनके लिए लॉबिंग करके उनको लोन दिलवाते हैं। विकासशील देशों की आवाज़, G7 की सीमित सदस्यता केवल विकसित देश इसे वैश्विक प्रतिनिधित्व में कमज़ोर बनाती है। रेलेवेंट इसका
कम हो जाता है रेलेवेंस यहाँ पर। भारत, चीन, ब्राज़ील जैसे उभरते देश जो वैश्विक जीडीपी में बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं वो इसके मेंबर हैं ही नहीं, और केवल भारत को ही इनवाइट भी किया जाता है। हाल के सम्मेलन में भारत को आउटरीच कंट्री के रूप में आमंत्रित करना इस कमी को पूरा करने की कोशिश है कि भारत को बुला करके आपको ये एहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि आप इरेलेवेंट हो रहे हो। तो चूंकि आप चीन को बुला नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन नहीं है, तो आपको भारत को बुलाना पड़ रहा है। पीएम ने वैश्विक दक्षिण को ऊर्जा के संधि में शामिल करने की मांग की, जो विकासशील देशों के हितों को दर्शाता है। उन्होंने ये भी मांग की है। आंतरिक मतभेद भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं उनका जो रुख है वो G7 के बाकी देशों के रुख से बिल्कुल ही अलग है। उन्होंने यूक्रेन को बोला कि सरेंडर कर दो रूस के समक्ष, और जो रूस ने क्षेत्र जीता है वो वापस कर दो, उसको उसी को रहने दो। उसके अलावा उन्होंने जो अमेरिका के द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ शुरू किया गया था उसमें G7 के भी देश थे जिन पर बहुत ही बड़े स्तर पर टैरिफ लगाया था। इसके अलावा G7 का एक देश है कनाडा, जिस पर उन्होंने बोला कि कनाडा को हम USA में शामिल कर देंगे। सोचिए जरा, और ये आपस में बैठ करके दुनिया की नीति तय करने का प्रयास कर रहे हैं। वैश्विक परिवर्तन के प्रति अनुकूल विशेषज्ञों का मानना है कि G7 को उभरती अर्थव्यवस्था जैसे ब्राज़ील, भारत को शामिल कर अपनी संरचना में बदलाव करना होगा। वैसे भी G20 दुनिया के 80% वैश्विक उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है के सामने G7 जो है वो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ऊर्जा व तकनीकी नवाचार, G7 में ऊर्जा संधि AI पर चर्चा ने इसको प्रासंगिकता को बढ़ाया है। हालांकि इस संधि से कुछ भी बड़ा आउटकम नहीं निकला है जिसको लेकर के दुनिया उत्साहित हो और दुनिया को कुछ प्राप्त होने की उम्मीद हो। भारत की बढ़ती भूमिका, G7 में भारत को आमंत्रित इसीलिए किया गया है क्योंकि वैश्विक रूप से भारत की भूमिका बढ़ रही है। दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी हम लोग बन रहे हैं। आर्म पावर में भी हम दुनिया के चौथे बड़े ताकत हैं। इस प्रकार से भारतीय डायस्पोरा भी G7 के देशों में अपना बहुत बड़ा प्रभुत्व रखते हैं, इसीलिए भारत को ये बार बार इनवाइट करते हैं। लेकिन भारत सरकार ने उनका दोहरापन को भी उजागर कर दिया है वहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा, जो गवर्नमेंट लॉन्चेज ऑपरेशन सिंधु टू इवैक्यूएट सिटीजन स्टक इन ईरान। ईरान में जो हमारे देश के लोग फंस गए हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु को शुरू किया है। भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि ही यही है कि कहीं पर युद्ध हो जाता है तो हम अपने लोगों को निकाल करके ले आते हैं। आर्मेनिया से हम निकाल रहे हैं इनको, ये सारे के सारे ईरान से आर्मेनिया अपने बदौलत पहुँचे। भारत सरकार के ईरान में जो हमारा दूतावास है उसने पहले ही एडवाइजरी जारी किया था कि अपने बदौलत आप आर्मेनिया पहुँचे। आर्मेनिया के साथ हमारा संबंध काफ़ी अच्छा है। आर्मेनिया के एयरपोर्ट से हमने स्टूडेंट्स को निकालना शुरू किया है। कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं, क्या क्या पढ़ने कहाँ कहाँ जाते हैं, यूक्रेन भी चले जाते हैं, रूस भी चले जाते हैं, ईरान भी चले जाते हैं, बताइए। और हम विश्वगुरु बन रहे हैं, हमारे छात्र दुनिया भर में भटक रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं, आ जाइए इस पर देखते क्या है। ऑपरेशन सिंधु का शुभारंभ किया गया। सरकार ने 18 जून 2025 को ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना। यह अभियान इजराइल अमेरिका सैन्य हमलों के कारण से शुरू हो गया है। पहले चरण में 100 छात्रों को ईरान से दिल्ली लाया गया है। यह 19 जून 2025 की सुबह तक पूरा होने की उम्मीद थी और शायद अभी लैंड भी कर गए होंगे वो। ईरानी दूतावास पर हमला, कई ईरानी दूतावास कर्मियों में चोट आई है। भारत ने इस घटना पर चिंता जताई। भारत ने ईरान के साथ मिलकर कार्रवाई भी की है और उसी कार्रवाई के फलस्वरूप अब हम आसानी से इन छात्रों को निकाल करके वहां से ला रहे हैं। भारतीय छात्रों को आर्मेनिया से नई दिल्ली लाया गया है। ऑपरेशन का पहला चरण आर्मेनिया के रास्ते में शुरू हुआ है। यहाँ विशेष उड़ानें 19 जून की सुबह तक संचालित होनी थी। कुछ फ़ोन नंबर और ये सब दे दिया गया है, यहाँ पर इस न्यूज़पेपर में दिया गया था। अब जरा हम लोग देखेंगे आर्मेनिया है कहाँ, क्या इसकी सीमा लगती है। एक बहुत ही बड़ा सा लेक दिख रहा होगा आपको, लेक 7 इसको कहा जाता है। C1 भी कहीं सारे जगहों पर लिखा मिलेगा, लेक 7 भी मिलता है। जो भी है आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी सीमाएं किस किस से लगती है, तो ईरान से इसकी सीमा लगती है, ईरान से सीमा लगती है। ये अजरबैजान है, यहाँ भी अजरबैजान का एक एरिया है जिसको नखचीवन कहा जाता है। नखचीवन कहा जाता है, दुनिया का सबसे रिमोट क्या बोलते हैं, सबसे कम एक्सप्लोर जगह है। ये बहुत ही खूबसूरत सा जगह है जिसको कहा जाता है नखचीवन। ये अजरबैजान का है, अजरबैजान का है, अजरबैजान का है। अजरबैजान यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये ईरान है, ईरान के साथ इसकी सीमा लगती है। आप देख सकते हैं ईरान के साथ इसकी सीमा लगती है, ठीक है। ये तुर्किया है, तुर्की जिसको कहा जाता है तुर्की है। यहाँ पर है ये, अगर ग्लोबल मैप पर देखेंगे तो यहाँ पर है ये आर्मेनिया, ठीक है। एक लैंड लॉक्ड देश है, ये तुर्की है। ये रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया है, ये जॉर्जिया है, ये जॉर्जिया है, ये जॉर्जिया है। ये अजरबैजान है। तो किस किस से सीमा लगती है, तो ईरान से, अजरबैजान से, तुर्की से और जॉर्जिया से सीमा लगती है। किसकी, तो आर्मेनिया की। इसकी राजधानी येरेवान है।
येरेवान इसकी राजधानी है। और आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध भी पिछले वर्ष हो चुका है, जिसमें अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की ने सपोर्ट किया था, आर्मेनिया को भारत ने सपोर्ट किया है। भारत ने उसको कई सारे मिसाइल सिस्टम भी उपलब्ध करवाए हैं, जैसे पिनाका रॉकेट सिस्टम भी भारत सरकार ने बेचे हैं। अब आने वाले समय में आकाश और ब्रह्मोस भी शायद इसको बेचा जा सकता है। तो आर्मेनिया को ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसका मैपिंग भी मैंने करवा दिया है। अगला है डासॉल्ट, ये कंपनी है डासॉल्ट एक कंपनी है जिससे कई सारे हमने फाइटर जेट्स भी खरीदे हैं। डासॉल्ट जो है ये अपना सिविल में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्राइवेट जेट, जिसको फाल्कन 2000 कहा जाता है, ये प्राइवेट जेट होता है, बड़े बड़े अमीर लोग खरीदते हैं, इसमें 8-10 लोग ही बैठ पाते हैं। तो ये फाल्कन जो है ये अब दुनिया में दूसरी जगह जहाँ पर प्रोडक्शन इसका शुरू किया जाएगा वो है भारत में रिलायंस के साथ में। कौन सा रिलायंस? तो अनिल अंबानी वाला रिलायंस जिसको कोई पूछता नहीं है ना, उस रिलायंस के साथ भारत में दासॉल्ट जो है एविएशन, ये सिविल एयरक्राफ्ट जिसका नाम है फाल्कन 2000, इसको बनाना शुरू करेगा। भारत बन रहा है, दुनिया में दूसरी जगह इसका प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, वो है भारत में ही शुरू हो रहा है। आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। यही वो कंपनी है जिसने राफेल भी बनाया हुआ है। डासॉल्ट अनिल अंबानी ग्रुप के साथ संयुक्त उद्यम में इसका उत्पादन शुरू करने वाली है और नागपुर में ये उत्पादन किया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। दो ही चीज़ है इसमें, एक है फाल्कन 2000, ये क्या है? तो ये सिविल एयरक्राफ्ट है, प्राइवेट जेट छोटे वाले होते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से कभी आपने उड़ान भरा है तो दिल्ली एयरपोर्ट पर अगर आप जाएंगे तो एयरपोर्ट का एक हिस्सा जो आपको दिखेगा, वहाँ पर प्राइवेट जेट बहुत सारे खड़े रहते हैं, अमीर लोगों के पास में ये सब चीज़ें होती हैं। तो फाल्कन 2000 जो है वो भारत में अब बनाया जाएगा। नागपुर में ये संयंत्र स्थापित किया जाएगा जो फ्रांस के बाहर पहली बार कहीं पर होगा। दासॉल्ट एविएशन वही एविएशन है जो राफेल बनाती है, ठीक है। 8 से 10 यात्री से बैठ सकते हैं। 3800 नॉटिकल मील, लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है ये, ठीक है। ये ध्यान में रहेगा। बाकी इसमें कुछ आपको पढ़ना है नहीं, कुछ खास नहीं पूछा जाएगा आपसे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इंडिया क्रोएशिया टू फर्म अप बायलैटरल डिफेंस टाइज। मोदी जी वापसी में क्रोएशिया गए थे। क्रोएशिया को ज़रा हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर है क्रोएशिया, इसकी मैपिंग करेंगे और ये देखेंगे कि क्रोएशिया के साथ हम अपने संबंधों का प्रगाढ़ कर रहे हैं तो किन किन क्षेत्रों में कर रहे हैं, ठीक है। भारत और क्रोएशिया के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। भारत और क्रोएशिया ने लंबी अवधि के रक्षा सहयोग की योजना बनाई है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 जून 2025 को वहाँ पर किया था। जाग्रेब इसकी कैपिटल है, जाग्रेब इसका कैपिटल है, वहीं पर उन्होंने घोषणा किया। जाग्रेब जेड से होता है जाग्रेब, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्या पता यही सवाल पूछ ले कि ये बताओ क्रोएशिया कैपिटल क्या है। आधिकारिक वार्ता। मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेकोविक के साथ जाग्रेब में वार्ता के बाद यह बयान दिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच उपहारों का भी आदान प्रदान हुआ। बहुत खूबसूरत सा देश है, अद्भुत सा देश है। सहयोग के क्षेत्र दोनों देश संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम ज्वाइंट स्पेस वेंचर पर काम करेंगे और भारत की तटीय बुनियादी ढांचे के विकास में क्रोएशिया की भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे। एकजुटता। मोदी ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद क्रोएशिया की एकजुटता और समर्थन की उन्होंने सराहना की। क्रोएशिया ने उसकी बड़ी निंदा की थी। रक्षा उत्पादन प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई जाएगी और उन्होंने बोला कि क्रोएशिया को हम कोस्टल एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें हम लोग इसको शामिल करेंगे। एड्रियाटिक क्षेत्र। मोदी ने भारत के एड्रियाटिक क्षेत्र के साथ कनेक्शन को महत्वपूर्ण बताया। जन जन से संपर्क को उन्होंने बढ़ावा देने की बात की। टूरिज्म सेक्टर की बात की है। ये एड्रियाटिक सागर है, ये इटली है। इटली जानते ही होंगे, मोदी जी का खास संबंध है। इटली के बगल में ही उन्होंने एक फ्लैट किराए पर लिया है जिसका नाम है क्रोएशिया। इटली के ठीक बगल में बीच में एड्रियाटिक सी आता है और एड्रियाटिक सी के इस तरफ है जिसका नाम है क्रोएशिया। देखिए किस प्रकार से इसका मैप है, क्रोएशिया है, यहाँ तक ये विस्तारित है, मॉन्टेनिग्रो तक इसका जाता है, मॉन्टेनिग्रो के तट तक जाता है।
तो यहाँ पर आपको बोस्निया और हजरगोविना दिखेगा, ये देश का नाम है। उसके अलावा यहाँ पर आपको हंगरी दिखेगा, यहाँ पर स्लोवेनिया दिखेगा, यहाँ पर आपको इटली दिखेगा और यहाँ पर आपको मॉन्टेनेग्रो दिखता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इस सब के जो सीमाएं हैं उसको भी ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ से लगता है। ये रहा जाग्रेब, इसका कैपिटल ये रहा जाग्रेब, और ये एड्रियाटिक सी भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक देश है। एड्रियाटिक सी के तट पर स्थित एक देश है। देखिए किस प्रकार से फैला हुआ है, बहुत सारे आइलैंड इसमें शामिल हैं। इसको हम लोग कहाँ पर शामिल करने जाएंगे, कहाँ पर भागीदारी होगा इसकी भागीदारी होगी भारत के कोस्टल एरिया में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उसमें, डिफेंस में और स्पेस में हम भागीदारी करने जा रहे हैं क्रोएशिया के साथ में। इटली के साथ हमारी भागीदारी थी ही, क्रोएशिया के साथ में हम करने जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। इसमें आपको बहुत सारे वो भी दिख जाएंगे MCQ। एक सेकेंड, एक चीज़ और बाकी रह गया था, सॉरी। हाँ, क्रोएशिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। क्रोएशिया बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। इसकी सीमाएं स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो और एड्रियाटिक सागर से लगती है। इसकी राजधानी जाग्रेब है। देश की आबादी 40 लाख है और आधिकारिक भाषा क्रोएशियाई है, जो स्लाव रूसी भाषा का आता है, तो उसी से बिलोंग करने वाला ये भाषा है क्रोएशिया का, जो क्रोएशियाई भाषा है। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और पर्यटन उद्योग खासतौर से एड्रियाटिक सागर जो है उसके समीप स्थित है, यही इसका सबसे बड़ा आय का स्रोत माना जाता है। हालांकि डिफेंस सेक्टर भी यहाँ पर मौजूद है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। छोटी सी जानकारी इसके बारे में दे दी है आपको। 1 जुलाई 2013 से यूरोपियन यूनियन और 1 अप्रैल 2009 से नाटो का ये मेंबर है क्रोएशिया, इसीलिए भी ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो क्रोएशिया के बारे में जानकारी दे दी आपको मैंने। और इसका जो करेंसी है वो यूरो है, यूरो करेंसी है इसका, यूरो इसका करेंसी है, ये भी ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो अब यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का, कुछ तो सीखा होगा आपने। धन्यवाद आप सभी का।